अच्छा बच्चों, आज हमने जो एमसीक्यूज का सेक्शन स्टार्ट किया हुआ था उसमें हम जनरल फिजिक्स और थर्मल फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कल की क्लास में 15 क्वेश्चंस करे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है, जिमनास्ट जंप्स डाउन फ्रॉम अ हाई पीस ऑफ apparatus. शी ग्रेजुअली बेंड्स हर नीज एज शी बेंड। ओके, विच इफेक्ट डज दिस हैव? मतलब वो जो है अपने नीज को बेंड कर रही है, तो कौन सा इफेक्ट जो है उसको यूटिलाइज कर रही है? She will have a smaller change of momentum as she lands. She will lose kinetic energy as she lands. She will exert a small impulse on the around as the and she will experience a smaller force from the ground as she lands. Okay, क्योंकि वो जितना नीज को क्लोज करेगी उतना ही बॉडी जो है ना वो जब लैंड कर रही होगी तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट एरिया कम होगा। जब कांटेक्ट एरिया कम होगा तो फिर उससे क्या होगा, उस केस में उसके ऊपर ग्राउंड के जो इफेक्ट होगा दैट विल बी लेस। इट विल शी विल एक्सपीरियंस अ स्मॉलर फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड एज ही लैंड। तो इसलिए वो जंप करते हुए अपने नीज को राउंड करती है। इसके बाद हम देखते हैं। सर कांटेक्ट एरिया कम होगा तो फोर्स कम होगा। जी जी, कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाएगा तो उससे फोर्स कम लगेगी उसके ऊपर। ठीक है। जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, द टेबल गिव्स 4 एनर्जी रिसोर्सेज एंड स्टेट्स वेदर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द रिसोर्स इज द सन। ओके, सन जो है मेन सोर्स आ रहा हो उसमें वो आपने सिलेक्ट करना है। विच रो इज करेक्ट? ओके, एनर्जी रिसोर्स एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। एनर्जी रिसोर्स जियोथर्मल आपको मालूम है, द एनर्जी टेकन फ्रॉम द ग्राउंड। अर्थ के अंदर से जो एनर्जी ली जाती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, तो वहां पे सन का कोई काम नहीं है। ऑयल मेन सोर्स, नो, ऑयल का नहीं है। वाटर हेल्ड बिहाइंड अ डैम, और इसमें मेन सोर्स हो सकता है सन। विंड, नो। तो वाटर हेल्ड बिहाइंड अ डैम, उस पे जो सन की एनर्जी है उसमें वाटर में एब्जॉर्ब होगी, और इस तरह से वो जो है एवोपरेट भी होगा वाटर, और उसका टेम्परेचर राइज भी होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो वाटर का मेन सोर्स होगा ना एनर्जी का, वो आएगा सन से डे टाइम में, और डैम्स में क्योंकि स्टोर होता है वाटर, तो दिस विल सर एब्जॉर्ब। कैसे सर कैसे सन यूज हो रहा है? जी सर मैं कह रही हूँ कि वाटर बिहाइंड डैम करने में कैसे सन होल्ड हो रहा है? देखिए, सन से लाइट एब्जॉर्ब हो रही है ना वाटर में, क्योंकि वाटर तो उसमें है, ट्रैप हुआ है, मतलब डैम के अंदर अभी फ्लो नहीं कर रहा वाटर, डैम के अंदर स्टोर हुआ है। तो जितनी उसके ऊपर लाइट फॉल करेगी वो इसमें एब्जॉर्ब होती जाएगी। लेकिन उसने कहा है ना, टेबल गिव्स 4 एनर्जी रिसोर्सेज एंड सेज वेदर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द रिसोर्स इज द सन। तो इसमें ऑयल और जियोथर्मल एनर्जी, इसके साथ तो सन का कोई लिंक नहीं है। विंड है लेकिन यहाँ पे उसने मेन सोर्स सन को नो किया है, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपके पास जो वाटर स्टोर होता है वही ओपन रहेगा। ओपन होगा तो वो फिर सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसका टेम्परेचर राइज होगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है? अच्छा, इसके बाद आ जाइए, द इक्वेशन डेल्टा पी रो जी ए डेल्टा एच कैन बी यूज फॉर अ लिक्विड। हमने फार्मूला यहाँ पे, मैंने फार्मूला में डी लिखवाया था। डी या रो, इट इज अ ग्रीक लेटर। रो शोज द डेंसिटी। अब वो सिर्फ ये पूछना चाह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म दिस। ये टर्म जो है आपके पास, इसको बेसिकली इस तरह से आप लिख सकते हैं, सिंपल स्मॉल पी की फॉर्म में, लाइक इज दैट। तो दिस इज अ ग्रीक लेटर, इट इज प्रोनाउंस एज रो, और यहाँ पे ये डेंसिटी का शो कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
तो अब देखिए यहाँ पे उसने इस टर्म के बारे में पूछा है, pressure due to the liquid, no. Density of the liquid, yes. Total pressure due to the liquid and the air above the liquid, and density of an object placed in the liquid. तो बेस्ट ऑप्शन क्योंकि फार्मूला जो है दिस इज द प्रेशर इन लिक्विड है, रो जी एच। तो यहाँ पे ये दिस विल बी द राइट ऑप्शन। Sir, I Sir, don't get it's this one. जी जी, Sir, I don't get this one. क्यों ये नहीं समझ आया आपको? I don't get the formula. You get the formula delta B is equal to rho GH। देखिए हमने Yes, sir. फार्मूला पढ़ा था, प्रेशर इन लिक्विड इज इक्वल टू, मैंने आपको इस तरह से लिखवाया है डी जी एच। तो यहाँ पे एक्चुअल जो है ना डी की जगह ये सिंबल यूज होता है, और ये दोनों जो हैं दिस शोज द डेंसिटी। प्रेशर इन लिक्विड का जो फार्मूला हमने पढ़ा था, तो उसने इससे ये पूछा है कि ये जो टर्म है रो, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। सो दिस शोज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो H के साथ वो चेंज वाला साइन क्यों है? नहीं समझिए बच्चे, आप क्या पूछना चाह रही हैं? सर वो जो H के साथ ट्रायंगल है, एज के साथ क्या चीज है? दिस वन। ओके ओके, ये चेंज वाला क्यों है इधर? मैं बताता हूँ। ये फार्मूला बेसिकली ये है, चेंज इन प्रेशर और प्रेशर इन लिक्विड इक्वल टू रो जी एंड डेल्टा एच। आप इसके बारे में पूछ रही हैं। दिस इज आल्सो ग्रीक लेटर एंड दिस शोज द चेंज। चेंज का मतलब होता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। ठीक है, Yeah, okay, I get it. ओके। Sir, so basically, I just want to confirm one thing. जो gravitational, sorry, जो height होती है, so is it like directly proportional to pressure as well or no? अच्छा बच्चे, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें, व्हाट आर द करेक्ट टर्म्स ऑफ ईच चेंज ऑफ स्टेट, लिक्विड टू सॉलिड और लिक्विड टू गैस। अब देखें, लिक्विड टू सॉलिड को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। और लिक्विड टू गैस को चेंज को हम क्या कहती हैं? एवोपरेशन या बॉइलिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है। सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन नो, मेल्टिंग लिक्विड टू सॉलिड नो, सॉलिड टू लिक्विड होती है मेल्टिंग। कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड अगेन, सॉलिडिफिकेशन एंड एवापोरेशन, क्योंकि बॉइलिंग की ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन। बच्चे मैं थोड़ा सा तेज कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लें। तो जहाँ पे अगर आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे से भी डिस्कस कर लीजिएगा। ओके ओके, ये हो गया था। जी, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्सट्रीमली स्मॉल पोलन ग्रेन्स इन वाटर आर व्यूड थ्रू अ excuse me, viewed through a microscope. The grains are seen to move continuously and randomly. What is the reason for this random movement? Okay, अब ये स्टेटमेंट पढ़ के आपके जहन में आ जाना चाहिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर।
जिसमें हमने ब्राउनियन मोशन पढ़ी थी। और ब्राउनियन मोशन क्या कहते हैं? द पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन, जिसमें हमने ग्रेन्स की मूवमेंट भी देखी थी लिक्विड, और स्मोक पार्टिकल्स की मूवमेंट देखी थी। अब जो स्मोक पार्टिकल या ग्रेन की रैंडम मोशन है वो बेसिकली किस वजह से होती है कि लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं दे आर देयर सेल्फ इन रैंडम मोशन। हमने ये देखा था इस तरह से कि आपके पास एक ग्रेन पार्टिकल है, वो लिक्विड में कभी इधर जा रहे हैं, फिर वो कभी इस तरफ आ जाता है, देन इट मूव हेयर एंड देन मूव देयर। अब होता है क्या है? होता ये है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये पार्टिकल इस तरफ था तो यहाँ पे ये स्मॉल डॉट ब्लू डॉट्स से शो करूँगा लिक्विड के पार्टिकल्स। A group of these particles move down, so this will push the grain down. जब यहाँ पे आता है तो there would be some other liquid particles, group of liquid particles which are in this direction. This will push this grain particle in this direction. जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे कुछ और पार्टिकल्स होती हैं, इनकी डायरेक्शन इस तरफ से आ रही होती है। तो इसलिए ये जो ग्रेन का पार्टिकल है ये रैंडम डायरेक्शन में आ रहा होता है, जिगजैग मोशन में। दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो वो जिगजैग मोशन क्यों बन रही है? क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स है दे आर नॉट ऑल इन सेम डायरेक्शन, they are in the form of groups. Some groups move down, some move right to left, some move down to up. So in this way, this movement of the green particles will appear, zigzag, irregular motion. तो हम यहाँ से आइडिया लगाते हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं दे आर एक्चुअली इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन, बिकॉज वी कांट सी द लिक्विड पार्टिकल्स, वी जस्ट सपोज दैट कि ये ग्रेन का जो रैंडम मूवमेंट है वो बेसिकली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन की वजह से है। तो अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट कीजिए, द ग्रेन्स आर मूव बाय रैंडमली मूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आगे भी देख लेती है, द ग्रेन्स आर मूव्ड बाय रैंडम कन्वेक्शन करंट के यहाँ पे नहीं यूज। द ग्रेन्स आर मूव्ड बाय रैंडम रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन, नो, द ग्रेन आर मूव्ड बाय द रैंडम मोशन ऑफ देयर ओन एटम्स। तो ये तीनों ऑप्शन इनअप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट हमारे पास ये आ रहा है, द ग्रेन्स आर मूव्ड बाय रैंडमली मूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स, के लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है दे आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन। ओके बच्चे, आगे चलते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं इसका। Which graph shows how the volume of a fixed mass of gas at constant temperature? अब देखिए ये टेम्परेचर कांस्टेंट आ रहा है और वॉल्यूम और वॉल्यूम की बात होगी है, फिर कहते हैं टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेरीज विद इट्स प्रेशर। ओके, अब तीन क्वांटिटीज आ गई हैं आपके पास, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब भी ये रिलेशन आ जाए कि जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, अच्छा बच्चों ये इस तरह का क्वेश्चन हमने कल भी किया था जिसमें बॉयज लॉ के बारे में बात करी थी। तो प्रेशर इज always inversely proportional to volume at constant temperature। ये सर ये मैंने इस तरह याद किया हुआ है कि वो आपकी वो वर्कशीट में एक वो डायग्राम है जिसमें लाइन इस तरह जा रही है, तो इस तरह मैंने याद किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से कर लें। अगर लाइन सीधी जा रही है तो इसका मतलब है कि वो प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन है, और अगर लाइन इस तरह से कर्व जा रही है जैसे ये डी में आपको नजर आ रही है इस तरह से, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है दिस इज बॉयज लॉ। इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा
और वॉल्यूम कम होगा। और सर कंडीशन मैंने इस होगी तरह किया हुआ कि ये जो भी इस तरह की लाइन होगी वही बॉयल्स लॉ होगा, इस तरह की कर्व होगी ये। या इस तरह की बिल्कुल, या हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे याद है। लेकिन साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी जहन में रखे ना, सिर्फ रटे नहीं लगाने। ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल है कि ये जो वॉल्यूम है, हम्म ये जब लाइक प्रेशर इंक्रीज करता है तो ये कैसे वॉल्यूम डिक्रीज करता है? मुझे थोड़ा ये एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी बच्चे देखो, अगर आपके पास कोई इस तरह से सिरिंज है जिसमें हमने कुछ गैस ट्रैप करी हुई है, और ये इसका मूवेबल पिस्टन है, एंड दीज आर द मालिक्यूल्स। पहले इसका वॉल्यूम था, फर्ज करें V1। जब आप इसको आगे मूव करते हैं पिस्टन को, जब पिस्टन मूव आगे करेगा तो अब क्या होगा, पार्टिकल्स कम्स क्लोजर, वॉल्यूम कम हो रहा है, V2 वॉल्यूम हो जाएगा। और जब पार्टिकल करीब हो जाएंगे तो पहले प्रेशर P1 था, कम था, जी बच्चे वेट कीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा बेटा, आपको आवाज आ रही है मेरी सारों को? जी बच्चों, बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ जी सर, लाउड एंड क्लियर। हाँ बच्चे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कनेक्शन में। ओके। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसका बॉयज लॉ का। बॉयज लॉ में क्या था कि वॉल्यूम जब आप कम करते हैं तो मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाती हैं, देयर नंबर ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज, सो द प्रेशर इन द गैस विल इंक्रीज। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। जैसे मैं आपको ये बना के दिखा रहा था, एक सिरिंज है, इसमें जो इसका पिस्टन है वो मूवेबल है। पहले मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, स्पेसेस ज़्यादा थी, लेकिन जैसे आप पिस्टन को आगे मूव करते हैं तो अब क्या होगा, और पिस्टन विल मूव फॉरवर्ड। सो पहले वॉल्यूम इसका V1 था, ज़्यादा था वॉल्यूम, अब वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा, V2। जब वॉल्यूम कम होगा तो एटम्स विल कम्स क्लोजर, और इस तरह से इनमें नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। जब नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगी तो इसका प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, P2 विल बी हाई। P1 इनिशियल प्रेशर था, वो कम होगा, क्योंकि उसमें स्पेसिस ज़्यादा थी एटम्स में, तो इसलिए प्रेशर कम था। और यहाँ पे स्पेसिस कम होंगी, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम बढ़ जाएगा, सो प्रेशर विल बी हाई। दैट इज वाई प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम कम सर इस होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। जी। सर इस डी पार्ट के अंदर वॉल्यूम विद टाइम कम हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना? ए पार्ट में, डी में, डी। डी में, हाँ इसमें ये हो रहा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन। ओके। ठीक है। सर इस लाइन को देख के नहीं लग रहा कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट या जीरो लग रहा है इस लाइन में। नहीं बच्चे, ये देखो ना, जीरो तो यहाँ पे वैल्यू थी ना, ये 1 2 अलोंग एक्स एक्सिस बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4। तो कर्व जो है वो इस तरह से पहले जीरो की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ओके। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम इसके नेक्स्ट। which effect is caused by the thermal expansion? Simply railway track buckling on a hot track, hot day। आपको मालूम है कि anything which absorb the heat will expand। तो जो रेलवे ट्रैक होती हैं, जो
आपने देखा होगा कि उसकी जो ट्रैक है वो सारा दिन जब धूप में सनलाइट में पड़े रहती हैं तो वो ट्रैक एक्सपेंड होती हैं दिन के टाइम, क्योंकि जब हीट मिलती है सनलाइट तो वो एक्सपेंड होती हैं, एक्सपेंड होकर जब वो दोबारा कॉन्टेक्ट होते हैं शाम के टाइम तो वो टिल्ड हो सकती हैं अगर आप पूरी लेंथ लगाएंगे, उसमें गैप नहीं देंगे। तो हम क्या करती हैं, हम पूरी लेंथ नहीं लगाते बल्कि इसको पीसेज में लगाती हैं और उनको बीच में स्मॉल रॉड डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि दिन के टाइम ये एक्सपेंड होती हैं थोड़ा थोड़ा सा, और उसके बाद शाम के टाइम दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। जी विजय, समझ आ गया ये? जी जी सर। सर। ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखें, एक थोड़ा सा अब हम आते हैं हीट कैपेसिटी की तरफ, जो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन। हाँ, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 23। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट अ बॉटम ऑफ अ वाटरफॉल इज greater than the temperature of the water at the top. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको अंडरस्टैंड करना आपने। द एनर्जी इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्टोर of the water at the top is transferred to the thermal stored at the bottom. ठीक हो गया। The specific heat capacity of the water is 4200 joule per kg per degree centigrade. What is the temperature difference of the water of height 21 मीटर? ओके। तो इसमें सबसे पहले आप देखें बच्चों, आप फार्मूला लगाएंगे हम, क्योंकि हीट कैपेसिटी है तो हमने ये पढ़ा था E इज इक्वल टू एन सी चेंज इन टेम्परेचर। एक्चुअली इसमें फाइंड उसने क्या किया है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है। दूसरे इसमें अब ये जो E है ये कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी E, और उसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, mgh। तो E की जगह mgh पुट कर दिया, mc चेंज इन टेम्परेचर। अब m दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, आपको फाइंड क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी को सब्जेक्ट बना दे तो ये gh ओवर c डिवाइड हो जाएगा। अब इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। g की वैल्यू होती है 9.81, h की वैल्यू है दिस वन 21 पुट करें, और c की जो वैल्यू है ये 4200 पुट करें, और इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.049 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ पे भी मैंने ऐसे सर किया, E इज इक्वल टू एम सी चेंज इन टेम्परेचर, और E की जगह एम जी एच पुट किया है, m कैंसिल हो गया, और डेल्टा टी आपने फाइंड करना था, बाकी वैल्यू जी एच और C की वैल्यू पुट की है। जी सर जी जी पूछो। सर चेंज इन टाइम के अंदर ये थीटा टू जो आपने बताया था कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ही होता है। सेम होती है चीज। चेंज इन टेम्परेचर जी। लिख लें आप, इस तरह से डेल्टा थीटा लिख लें या डेल्टा टी लिख लें, बोथ आर सेम थिंग। तो सर जो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला था हीट कैपेसिटी का, बस हमने उसी को शिफ्ट करके बनाया है। तो उसी में थोड़ी सी चेंज करनी है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं यूज करेंगे आप, उसमें थोड़ा सा चेंज करके आएगा, यही ट्रिक है इसमें बस। इसके बाद आज an ice cube is placed in a beaker and is heated, the ice melts to water, which evaporates at first and then boils. The steam condenses on a cold window in the room. Okay, which process involves the transfer of energy from the water or steam to the surrounding? आपकी कोई कोल्ड विंडो थी, आपका अंदर हीट ज़्यादा था, मतलब बॉयल हो रहा था वाटर, स्टीम बन रही थी, और बाहर जो है कोल्ड थी। तो उससे क्या हुआ, जब आपने जैसे ग्लास के ऊपर हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था, ग्लास में आइस डाली है वाटर में, तो उसके बाहर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो गए, तो वो ड्रॉपलेट्स अंदर से बाहर नहीं जा रहे बल्कि बाहर की जो गैस के मालिक्यूल जब कोल्ड सरफेस से टकराती हैं तो वो कंडेंस हो जाते हैं, मतलब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही प्रोसेस विंडो पे जो ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो बेसिकली क्यों होती हैं, क्योंकि जो
गैस के मालिक्यूल्स हैं या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं, वो मिक्स होती हैं और लिक्विड बना देती हैं और कंडेंस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है बेसिकली वो कौन सा हो रहा है? कंडेंसेशन का, कंडेंसिंग। सी डी इज द राइट ऑप्शन। The diagram shows a distance time graph for an object moving in a straight line. What is the average time between x and y? So x is a point where time is 10 and distance is 6. Then y is a point. अच्छा बच्चे, एक चीज और देख लेते हैं। ये भी सिंपल सा है क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा आपसे, इतना मुश्किल नहीं है ये। आगे हम थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हम्म condense, this is the simple specific heat capacity का कोई फॉर्मूला देखते हैं। This is also simple. अच्छा, इसमें ये फिजिकल क्वांटिटीज है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है आपने और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगा। हाँ, ये ग्राफ वाला एक देख लेते हैं जरा। इसमें उसने कहा है कि द ग्राफ शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच सेक्शन डज द ऑब्जेक्ट हैव द लार्जेस्ट एक्सेलरेशन। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था जिसका ग्रेडियंट, मतलब जो ग्राफ टुवर्ड्स वाई से ज़्यादा होगा, स्पीड की तरफ ज़्यादा होगा, उसका ग्रेडियंट ज़्यादा होगा। ग्रेडियंट यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है। तो अब यहाँ पे देखें, ए जो है वो वाई की तरफ कम है, सी भी कम है, डी तो वैसे ही फ्लैट है, बी जो है वो वाई की तरफ ज्यादा टिल्ट कर रहा है, ज्यादा स्टीप है। तो इसलिए बी पे जो एक्सेलरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। इन विच सेक्शन डज द ऑब्जेक्ट हैव द लार्जेस्ट एक्सेलरेशन? बी पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा इसका। ओके, ये भी फ्री फॉल लगे हैं। से रिलेटेड आ गया है। ये ब्राउनियन मोशन से आ गए हैं। अच्छा, इसमें हुक्स लॉ के नहीं है, तो वो हुक्स लॉ और न्यूटन्स लॉस की ना मैं कोशिश करता हूँ और आपको थोड़ी सी देखते हैं। हाँ, ये देख लें क्वेश्चन और। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 50 मीटर long and 25 meter wide. Okay, it contains a water of depth 2 meters. The density of water is, what is the mass? सिंपल फार्मूला आपने लगाना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि ये क्यूब शेप में बनेगा स्विमिंग पूल। तो इसलिए हमने किया है 50, 25 और 2 को मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास 2500 आ गया। तो मैस और वॉल्यूम का फार्मूला लगाया और फिर वॉल्यूम को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यू विल गेट द आंसर 2500,000 kg की मैस आ जाएगी। अच्छा, जो इसमें भी देखें। अच्छा, इसमें जो व्हाट इज द यूज ऑफ वर्क डन, अब वर्क डन यूजफुल W इज इक्वल टू FD है। फोर्स जो है वो बेसिकली इसका वेट, जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 170 इसका वेट हो गया। F वेट का काम करेगा। और D जो है ना, आपने ये लेनी है, डिस्टेंस दो है आपके पास, एक 2.6 है और एक वर्टिकल डिस्टेंस। तो आप हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस लेते हैं।